हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर। क्या है कारण जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होने के लॉज क्या हैं, किन किन लॉज के तहत, रूल्स के अकॉर्डिंग रेज बेंड होती हैं। रेज अगर बेंड होती हैं तो किस डायरेक्शन में बेंड होंगी, क्यों होंगी और कब बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होती क्यों है? बेसिकली रिफ्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा, रिफ्रैक्शन होगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस हमें मिलेगा स्पीड के अंदर, उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, और जितना कम डिफरेंस होगा स्पीड में लाइट, उतना ही अपने ट्रैक में या अपने पाथ को फॉलो करेगी। जैसे हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर ये मेरे पास एक इंटरफेस है, ये रहा मेरा मीडियम 1 और ये है मेरा मीडियम 2। ठीक है जी, चलिए इसको हम पेन से ही ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ठीक, अगर मीडियम 1 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज माय नॉर्मल रे, स्पीड ऑफ लाइट अगर इस मीडियम में लेट अस से इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इस मीडियम में 2.25 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, यहाँ कम है। एज अ रिजल्ट जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो देयर विल बी बेंडिंग ऑफ द रे। दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे। देयर विल बी अ बेंडिंग, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं ऑपोजिट कर दूँ इसको, यानी कि चलिए हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में ये मीडियम ऑपोजिट कर दिया मैंने, अगेन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, और ये रहा आपका नॉर्मल रे। अब इट सेज दिस इज 2.25 मीटर पर सेकेंड स्पीड, this is 3 into 10 raised per 8 meter per second. Obviously it is there 10 raised per 8 over here also and 10 to the power 8 यहाँ भी है। ठीक, अब देखिए, अब स्पीड ऑफ लाइट कैसे है, यहाँ से रे आई इंसिडेंट रे, जैसे यहाँ पहुंची स्पीड जो है वो लाइट की बढ़ गई। जब बढ़ गई अगेन देयर विल बी बेंडिंग, लेकिन डिफरेंस ऑफ बेंडिंग विल बी देयर, यानी कि ये एंगल हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम नॉर्मल ट्रैक देखते तो ये नॉर्मल ट्रैक ये होता है इसका, लेकिन इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो ये यहाँ से दूर हो गई। अगर इसमें देखें तो नॉर्मल ट्रैक मेरा ये होता, इट हैज़ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि बेंडिंग होगी, अवे एंड टुवर्ड्स की कॉन्सेप्ट हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। बट पहली चीज़, अगर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है तो यहाँ पर बेंडिंग होगी। थर्ड केस एक और देख लेते हैं। लेट अस से दिस इज माय मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। यहाँ भी स्पीड क्या है 10 रेज़ पर 8, और यहाँ भी स्पीड क्या है 10 रेज़ पर 8। दिस इज माय नॉर्मल रे। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से आई इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए इन दोनों में स्पीड सेम है, जब स्पीड सेम है इट इज़ गोइंग टू गो विदाउट बेंडिंग। तो ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि पहला और दूसरा मीडियम जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सो देयर इज नो बेंडिंग। सो बेंडिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स और अवे का क्या मतलब है। देखो, अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो देखिए उसको जाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। जब भी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, बैरियर आएगा, रुकावट होगी, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होने लग जाएगी। सो आप ये कह सकते हो दिस इज़ अ रेयरर मीडियम, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और ये जो है वो डेंसर मीडियम होगा, यानी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है।
यानी ऑप्टिकली ये ज़्यादा डेंस है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो जब एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे अवे चली जाती है नॉर्मल से। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। आइडियल ट्रैक उसका ये होना चाहिए था, लेकिन है कौन सा? ये। आइडियल ट्रैक इसका ये होना चाहिए था, लेकिन है कौन सा? ये। सो देर इज अ बेंडिंग। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम अगर रे जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, and if it moves from denser to rarer, it will bend away from normal. ठीक है जी। अब आपने डॉल्बी तो सुना होगा, है ना? ओके चलिए, डेंसर, चलिए तो छोड़ो डॉल्बी को, फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि दूर चली जाएगी, तेज स्पीड हो जाएगी तो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? दो लॉज थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie at same plane at the point of incidence. लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं हमारे पास? These are 3 laws. So पहला लॉ क्या है? Whenever light travels from one medium to another medium, the frequency of light does not change. Frequency of light does not change, but the velocity and wavelength of लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट से बच्चों में पता चलता है कौन सा कलर है, सो वो ज़रूर चेंज हो जाता है, बट द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डू चेंज। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रिफ्लेक्शन का था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड ray all lie in the same plane, all lie in the same plane at the interface of two medium. ठीक, आप इसे ये भी लिख सकते हो, at the point of रिफ्रैक्शन, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, जहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रही है वहाँ ये तीनों एक ही प्लेन में है। थर्ड लॉ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ड होंगे, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थर्ड लॉ स्टेट्स प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and sine of angle of incidence at a point in a medium is constant. इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम डिनोट करेंगे n से, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम डिनोट करेंगे साइन i से, इसका प्रोडक्ट एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज ऑलवेज
कांस्टेंट। कहीं भी इसके प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, डेफिनेटली जहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो तभी बनेगा जब वो स्ट्राइक करेगा मीडियम से। इसीलिए कहा है एट अ पॉइंट इन द मीडियम, इन अ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसे हम डिनोट करते हैं बच्चों n इंटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारे काम आने वाला है। ठीक है जी, सो एक बार फिर लिख लेते हैं, n इंटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारे पास दो मीडियम होते हैं, ठीक है, और ये रहा इसके ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल को हम दोनों मीडियम में एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। कहते हैं इस मीडियम के अंदर अगर हम कहीं भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखें, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माय इंसिडेंट रे, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2। करेक्ट है। कहता है कि साइन आई इंटू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर दिस मीडियम। सिमिलरली अगर मैं इस मीडियम की बात करूँ तो लेट अस से दिस इज द सेकेंड मीडियम, और ये रहा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, अगर हम इसकी बात करें तो इफ दिस इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट रे, इसको अगर हम ऑपोजिट ले लें, माने एक और डायग्राम बनाते हैं और हम कहते हैं ये मीडियम 2 है, यहाँ से अगर रे जाती है एंड इट मूव्स आउट लाइक दिस, यानी यही रे जो पहले नीचे जा रही थी अब ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। ये n2 है, ये n1 है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 है। दिस इज द नॉर्मल फॉर बोथ ऑफ दीज n डैश। ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो अगर मुझे n2 के केस में लिखना हो तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, ये n1 हो गया। सिमिलरली वी कैन से n2 साइन आई विल ऑल्सो बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, हम इसको मान लेते हैं कि एक मिनट, ये एयर हो गया, चलिए ग्लास हो गया, ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर जो इन दोनों केसेस में है, ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल बी टोटली सिमिलर। इसका मतलब अगर ये एंगल आई है और ये भी एंगल आई मान लेते हैं, चलो इसको I1, इसको I2 करते हैं, इसको R1, इसको R2 कर लेते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं that it is such that angle I1 is equal to angle R2 and also angle I2 is equal to angle R1। ये कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। फिर से सोचिए, इंटरफेस है एयर और मी ग्लास का, अगर एंगल 40 डिग्री, चलिए मान लेते हैं ये 40 डिग्री पे बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे आके ये 30 डिग्री हो जाती है इन ग्लास, तो बच्चों जब वापस रे इधर से जाएगी तो ये एंगल होगा मेरे पास 30 डिग्री और ये एंगल होगा 40 डिग्री। यानी एयर के अंदर कोई भी रे हो नॉर्मल के साथ वो यही एंगल बना रही है, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर और एयर टू ग्लास, देयर इज नो चेंज इन द एंगल। फाइन, सो वी कैन से दैट n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin i। चलिए I1 I2 कर लेते हैं इसको। अब हमें पता है I2 जो है दैट इज इक्वल टू R1, सो वी कैन से n1 sin I1 इज इक्वल टू n2 sin R1। हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिखा है I2 R1 के बराबर है, यहाँ I2 था, ये R1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। देन वी कैन से n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I। लिख सकते हैं इसको, 1 से रिलेट कर लिया, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या मानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विच इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I। ठीक,
सिमिलरली हम इसका ये भी लिख सकते हैं, refractive index of 2 with respect to 1, we know it is inverse of refractive index of 1 2. ये हमने पहली क्लास में पढ़ा है. So this can be given as refractive index of 2 with respect to 1. इसको लिख लें sin 1 upon sin r upon sin I. Can it be written as sin I upon sin r? सो इट मीन्स अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी गिवन एज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. तो ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसे हम कहते हैं, यस इट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ. तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमें ध्यान में रखना है. इसमें आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, स्नेल्स लॉ जब भी हम बनाएंगे, जहाँ भी इंसिडेंट रे होती है, दिस इज माय इंसिडेंट एंगल नॉर्मल, है ना, ये हो गया मेरा मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. हम जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी स्नेल्स लॉ के थ्रू निकालते हैं तो हमें ध्यान ये रखना होता है बच्चों कि मीडियम हम किसका निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 का. हमें n2 देखना है विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी साइन आई शुड ऑलवेज बी अबव, साइन आई शुड ऑलवेज बी अबव, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक, और हमें लिखना है हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर, यानी जिसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है, हमें उसका मीडियम निकालना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो साइन ऑफ इंसिडेंस उसका लेंगे जो मीडियम 1 है, साइन आर उसका लेंगे जो मीडियम 2 है, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है. इस पॉइंट को बार बार ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए इसके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम भूल जाते हैं साइन किसका लेना है, आर किसका लेना है, इसको कैसे लिखना है. सो दिस मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो जो थर्ड आपका लॉ है बच्चों, उसमें है स्नेल्स लॉ, और इस स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the sine of refractive angle is constant for the pair of medium in contact. It is represented as refractive index of 2 with respect to 1, where refractive index of medium 2, in which refraction occurs and refracting angle occurs with respect to medium 1, in which incident ray lies. So this is what is Snell's law. Ratio of sine of incident angle to the sine of refractive angle is constant for the pair of medium in contact,
and it is represented as refractive index of 2 with respect to 1, where the refractive index of medium 2 in which refraction occurs, जिसमें भी refraction होगी वो पहले लिख दोगे, with respect to medium 1 in which incident ray lies, यानी कि जिसमें incident ray होती है वो बाद में लिख देना है, ठीक। और इसको हमेशा लिखेंगे sin I अपॉन sin R। चलिए अब हम देखते हैं कि डायरेक्शंस क्या हैं ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा, ठीक है। और हम इसको स्नेल्स लॉ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए तो कैसे, देखिए ये है हमारे पास एक इंटरफेस, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। हम इसको मान के चल रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है आपका, ये मीडियम है, ये रेयरर है, और हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट हाउ द मूवमेंट विल बी, इट इज डेंसर, ठीक है। सो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं N2 इज मोर देन N1। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस टेक दिस इज माय नॉर्मल, इसको हम मार्क करते हैं NN डैश, ठीक है जी। अब इसमें आपकी एक इंसिडेंट रे आएगी, लेट अस से इट इज A, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरफेस O, और ये चली जाएगी आपकी एक रिफ्रैक्टिव रे विच इज B, ओके। नाउ दिस इज द इंसिडेंट एंगल मेड बाय नॉर्मल, and with normal this is the angle of refraction. I hope this is clear, there should be no doubt about it, right? Now आप देखें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप, स्नेल्स लॉ फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम कैन बी रिटन एज n, किसको पहले लिखेंगे, 2 को, क्यों, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। सो N2 पहले लिखेंगे, N1 बाद में लिखेंगे, और इसका क्या मतलब हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R, दिस इज माई स्नेल्स लॉ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और 1 लिखेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, करेक्ट। ये डेंसर है, ये रेयरर है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी। अगर ये मोर देन 1 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए N2 की वैल्यू हमने कहा है ज़्यादा है, N2 इज़ मोर देन N1, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो N2 अपॉन N1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों मोर देन 1 आएगी। इसका मतलब साइन I, सो वी कैन से साइन I विल बी मोर देन साइन I R, पक्की बात है क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साइन I विल बी मोर देन साइन R। अगर साइन I साइन R से ज़्यादा है, सो इसका मतलब ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है, ये एंगल कम है तो मतलब इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। हो गया प्रूफ। रेयरर से डेंसर आ रहे थे, साइन I अपॉन साइन R किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर किए, ये ज़्यादा है ये कम है, साइन I ज़्यादा होगा साइन R कम होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, सिंपल है। चलो फिर इसी सिमिलैरिटी को हम नेक्स्ट में देखते हैं, सेकेंड केस के अंदर, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको भी हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, इसके स्नेल्स लॉ के थ्रू हम ही फाइंड आउट करेंगे। हम वही डायग्राम रिपीट कर लेते हैं, दिस इज योर N डैश X एंड Y, ये रहा आपका एक इंसिडेंट रे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने मान लिया N1 इज रेयरर एंड N2 इज डेंसर, यही है हमारी पहले भी, सच दैट N2 इज मोर देन N1, यही क्वेश्चन थी पहले, ये पहले क्वेश्चन थी। अब हमने क्या किया है, हम देखना चाह रहे हैं कि अगर वो रेयरर से डेंसर मूव करे तो क्या होगा। तो हमने क्या करना है, हमारा मीडियम जो है N1 जो है इसे हम ले लेते हैं, चलो डेंसर, क्योंकि हमें डेंसर टू रेयरर जाना है, इसे हम ले लेते हैं रेयरर, सच दैट N1 इज मोर देन N2, करेक्ट। अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे N2 में है, सो आई विल राइट N2, कहाँ से आ रही है,
यहाँ से आ रही है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो n1 से आ रही है. वी विल राइट अगेन सेम फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, which will be equal to n2 upon n1, क्योंकि refractive index of 2 with respect to 1. Now we know that n2 is less than n1, so numerator कम है, denominator ज़्यादा है. It means n2 divided by n1 will be less than 1. सिंपल है तो कि ये ज़्यादा है, ये कम है, less than 1. So we will say sin I will be less than sin R. It means angle R, which is angle B O N dash, will be more than angle A O N. Correct? इसका मतलब angle of refraction is more, so refracted ray bends away from normal. रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब देखिए ऐसा कब होगा कि कोई रिफ्रैक्शन ही ना हो. हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विच कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर. अगर आपको इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा या 1 से कम मिले तो रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग होगी. इफ इट बिकम्स इक्वल टू 1, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. ठीक, अब ये कब पॉसिबल है? पहली कंडीशन इसकी है व्हेन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू 0 डिग्री. दोनों ही एंगल्स जो है वो 0 डिग्री हो जाए तो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. यानी या तो ये 1 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए. दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल है कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. अब पहले हम ये वाली कंडीशन देखते हैं जिसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, यानी कि ये मेरा n डैश और ये x और y. ये कब पॉसिबल है बच्चों? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 हो जाए, यानी कि यही मेरी इंसिडेंट रे बन जाए A. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरफेस और ये रहा मेरा रिफ्रैक्टेड रे B. अगर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू नॉर्मल हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0. और वी कैन से, देखिए ना, ये है 90 डिग्री विद दिस प्लेन. इस प्लेन के साथ नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है. नाउ योर नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल, or we can say both are perpendicular to xy plane of interface. ऐसे में साइन एंगल आई क्या है? 0. एंड एंगल आर क्या है? वी से इट इज 0 बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको एंगल, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. अग्रीड? ये रहा आपका मीडियम 1 और ये है मीडियम 2. अगर हम बिल्कुल ऊपर से यानी कि 90 डिग्री देखेंगे, कोई भी मीडियम हो, पानी है, ग्लास है, तेल है, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 देगा. दूसरी कंडीशन बच्चों आपके पास आ जाती है व्हेन इट इज गोइंग टू बिकम 1. तो सेकेंड कंडीशन क्या है? व्हेन साइन आई की कुछ वैल्यू है, साइन आर की कुछ वैल्यू बट इट इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. एक्स वाई कुछ तो वैल्यू है, बराबर है दोनों, लेकिन 0 नहीं है. ठीक है, ये है आपकी नॉर्मल और ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल, और ये रही आपकी रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंटरफेस, and this is your angle of refraction. करेक्ट? अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटर से इज 45 डिग्री
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वो भी 45 डिग्री. सो N2, दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2. सो N2 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 विच इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R विच इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 45, ऑब्वियसली इट इज 1, है ना. सो अगर दोनों ही सेम हो जाएं, यानी N1 इज इक्वल टू N2, यानी कि साइन I इज इक्वल टू साइन R, इस केस के अंदर आपको नो रिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड. सो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इन 2 केसेस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए. 2 चीज़ें याद रखिए. चलिए अब हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होगा. देखिए रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर आपको 2 रिफ्रैक्शंस मिलती हैं. देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. देखिए कैसे, देखिए ये है आपकी ग्लास की स्लैब, दिस इज ग्लास. इसके बाहर क्या है, एयर, नीचे क्या है, एयर. हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम इसे 1 मान के चलते हैं. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और फिर एयर वापस आ गई. सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. सो ऑब्वियसली वी नो इट इज़ रेयरर, वी नो इट इज़ डेंसर एंड इट इज़ रेयरर. ठीक, तो एक इंटरफेस तो बच्चों ये हो गया मेरे पास, है ना. और दूसरा इंटरफेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला. सो मेरे पास 2 इंटरफेस हो गए. लेट अस मार्क देम. चलिए हम इसको ABCD से मार्क कर लेते हैं, ABC एंड D. फाइन. अब हमने यहाँ बना लेना है अपना एक नॉर्मल. लेट अस से दिस इज माय नॉर्मल N. ठीक, अब यहाँ से एक एंगल रे आएगी आपकी, इंसिडेंट रे. ठीक है, इसे हम ABCD यूज कर चुके हैं तो E मार्क कर लेते हैं. दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ रेयरर टू डेंसर आ रहे हैं, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये रहा मेरा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई रे. करेक्ट. सो ये मेरी है रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखिए ये पॉइंट पे यहाँ टकराई है, इसका मतलब ये एक और नॉर्मल ड्रॉ कर ले. लेट अस मार्क इट एज N डैश. इस नॉर्मल के लिए ये लाइन जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग टू एक्ट लाइक इंसिडेंट रे. ये लो जी इंसिडेंट रे. इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल. चलिए इस एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल 2 बोल लेते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 कह देते हैं. अब देखिए इसके बाद डेंसर से रेयरर आ रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज रे इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, क्योंकि अब ये टकरा नहीं रही. ठीक है, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो आप लिख सकते हैं एंगल I1 इज इंसिडेंट एंगल, एंगल R1 इज refracted angle, angle RI2 is again the incident angle, and angle E is angle of emergence. इमर्जेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रे यहाँ से बाहर आ रही है. करेक्ट होगी बात. चलिए हमने इसको E मार्क किया है, इस इंटरफेस को चलिए हम लोग F मार्क कर लेते हैं, इस इंटरफेस को क्या करेंगे EFG मार्क कर लेते हैं और इसे हम H मार्क कर लेते हैं, इस रॉड को. ठीक है जी, इस डायग्राम को ध्यान में रखिए और आगे चलते हैं. अब अगर हम इसको समझें तो अगर इस इंटरफेस को फर्स्ट देखें, दिस इज N1, दिस इज N2 एंड दिस इज अगेन N1. तो अगर मुझे N2 N1 निकालना हो तो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equal to, I know it is sin I upon sin R. करेक्ट. एट द सेम टाइम हमारे पास N2 हमें पता है क्या है, ग्लास. N1 क्या है, एयर. सो आई कैन ऑल्सो राइट
refractive index of glass with respect to air is equal to sin I upon sin r. इसमें कोई डाउट नहीं है. और यहाँ पे हमारे पास sin I क्या है, एंगल EFN, और sin R में क्या लिखेंगे, एंगल, चलिए इसको N1 कर लेते हैं, N1 F and G. दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R. करेक्ट. इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर हम दूसरा इंटरफेस देखें विच इज एट पॉइंट G, यहाँ लिख सकते हो एट पॉइंट F. ठीक है. अब हम देखते हैं एट पॉइंट G. यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 नाउ, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, 1 में, with respect to 2 which is equal to refractive index of glass air with respect to glass. तो हम क्या लिखेंगे, अगेन sin I upon sin R, लेकिन यहाँ I क्या है, I2. We can say sin I2 divided by sin R. R क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस. sin E लिखा जा सकता है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू sin I2 अपॉन sin E. करेक्ट. अब यहाँ sin I2 अगर मुझे बताना हो तो क्या है, I2 इज F G and let us mark it as N3. ठीक है जी. सो इट इज गोइंग टू बी एंगल F G N3, और नीचे हम उसको मार्क कर लेते हैं N4 जहाँ N डैश लिखा था. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल N4 G and H. ठीक. इसमें भी कोई डाउट नहीं है. और हमने पढ़ा था, वी नो दैट refractive index of air to glass, it is inversely proportional to refractive index of glass और air. इक्वल टू करेंगे रादर इसको, हमने यही पढ़ा था. दोनों के वैल्यूज पुट कर लेते हैं. एंड एयर टू ग्लास क्या है, sin I2 अपॉन sin E. और NGA क्या है, 1 अपॉन GA था sin I अपॉन sin R. तो हम लिख सकते हैं sin I नीचे, R ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी sin R ऊपर. कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम. ठीक है. अब देखिए, हमने यहाँ पे जो अपने एंगल्स मार्क किए हैं बच्चों, आपको दिख रहा है ये दो पैरेलल लाइन है एंड दे आर बीइंग जॉइंट बाय वन ऑल्टरनेट लाइन, डायगोनल लाइन. सो दीज आर द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल I2. वाई, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ये तो सिंपल मैथ्स है आपका. सो इट मीन्स ये दोनों सेम हो गए. तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन R इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन E अपॉन साइन I लिखा जा सकता है. इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वी कैन से sin I will be equal to sin E. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकल आया. अब आप देखिए, इसमें फिर से देखें, ये रहा मेरा एंगल E और ये रहा मेरा एंगल I. ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए हैं. इट मीन्स ये कब पॉसिबल होगा, ये देखिए, एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है. करेक्ट. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये लाइन जो है इट इज बीइंग कनेक्टेड टू बोथ ऑफ दीज. इन दोनों को और आप एक्सटेंड कर दोगे. अब ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो ये कौन से एंगल होंगे, ये एंगल अगर बराबर है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल लाइन है. सो वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू C. तो यहाँ मार्क कर सकते हैं, सिंस एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, सो AB is parallel to CD. Thus, light emerges from rectangular glass slab in a direction parallel to that in which it
entered the glass slab. इसका क्या मतलब हुआ देखिए, हम अपने डायग्राम को एक बार रीड्रॉ करके देखते हैं. इसका क्या मतलब हुआ, हमारे इस डायग्राम के अंदर जो रे ऑफ लाइट है बच्चों वो आनी चाहिए थी सीधी, लाइक दिस, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती. लेकिन वो निकली कैसे है, वो निकली है यहाँ से. ठीक है ना. इसका मतलब ये जो रे है इट इज़ पैरेलल टू दिस रे, यानी कि इसमें एक डिफरेंस आ गया है, ये दोनों पैरेलल आ रही हैं. आनी चाहिए थी, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये लाइट रे सीधी आती इस तरीके से, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से इसका रास्ता बदल गया, विच इज़ पैरेलल टू दैट इन विच इट एंटर्ड द ग्लास स्लैब. ये रास्ता था लेकिन जब निकला तो पैरेलल था. बच्चों दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. जिसे कई जगह x से या d से डिनोट किया गया है. राइट, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को बच्चे कैसे कह सकते हैं हम, सिंस द रे ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर parallel to each other, so net deviation suffered by the ray in two refractions in rectangular glass slab is 0. क्योंकि आपने देखा है कि एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर ही है. इसका मतलब देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रे इज देयर. जितने एंगल से गई थी उसी एंगल से बाहर आ गई. और हमने अभी पढ़ा था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाए तो देयर इज नो बेंडिंग. अब इस केस के अंदर ये कह रहा है बिकॉज bending of the ray at AB interface and CD are equal and opposite. यानी एक बार टूवर्ड्स बेंड करी थी जब हम डेंसर से एरेरर से डेंसर आए थे, एक बार टूवर्ड्स फॉरवर्ड बेंड की थी. देखिए रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, टूवर्ड्स बेंड की, रेयर डेंसर टू रेयर गए, अगेन बेंड हो गई. सो इट मीन्स देर आर टू रिफ्रैक्शंस गोइंग ऑन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. एक बार इधर गया, एक बार देखिए एक बार अंदर की तरफ आया, एक बार बाहर की तरफ चला गया. सो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट रिफ्रैक्शंस आर गोइंग ऑन. हाउएवर द इमर्जेंट रे However, the emergent rate GH is shifted sideways from the direction of original incident ray EF. जो सबसे पहले इंसिडेंट रे चली थी उसके रास्ते से अलग है, भले ही पैरेलल है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मार्क्ड एज x. अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी 10.7. उसमें उसने ये कहा है कि आपने एक बकेट ली, इस बकेट के अंदर आपने एक कॉइन रखा. ठीक है जी, दिस इज योर कॉइन, दिस इज योर बकेट. इस बकेट में आपने कॉइन रखा और इसको आपने पानी से भर दिया. दिस इज वाटर. ठीक. नाउ ही सेज
When your eye to a side above water, try to pick up the coin in one go. Did you succeed in picking up the coin? जब आपने साइड से देखा, आपने साइड से देखा है, तो कहता है आपको आप उठा पाए? नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये सिक्का यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, आपको ये सिक्का थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी एक इमेज बन गई है जो कि ऊपर है। इसे हम बच्चों बोलते हैं, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं h से। ठीक है जी। एंड दिस डेप्थ इज नोन एज अपेरेंट डेप्थ, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं h डैश से। कई जगह पे इसको भी I से और इसको O से डिनोट किया गया है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। सो एक्चुअल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की बात करते हैं वो। अब वो ये पूछते हैं ऐसा क्यों हमें लग रहा है कि कॉइन जो है वो ऊपर की तरफ है। कुछ भी नहीं करना, आप देखिए, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, यही चल रहा है। अब हमने क्या देखना है, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर मैं वाटर देखूँ विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखेंगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही लिखोगे। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 4/3 हमने पहले कैलकुलेट किया है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 1 हमने पहले बात की है। सो इट बिकम्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन गया? 4/3। बच्चों इसी को हम कह देते हैं रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सो रियल डेप्थ कितनी है? 4। अपैरेंट डेप्थ क्या है? 3। इसीलिए आपको कॉइन थोड़ा सा रेज्ड नजर आता है। सो वी कैन से apparent depth is equal to 3/4 of real depth. Correct? Similarly, हम देखते हैं bottom of a glass appears, bottom of glass appears to be thick. आपने देखा होगा कई बार जो कांच के ग्लास होते हैं वो नीचे से बहुत मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन होते नहीं है देन इट एक्चुअली इज। ऐसा क्यों है? दिस इज अगेन बिकॉज बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशनशिप जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालोगे, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आपने वही लिखना है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है जी। This will be equal to always real depth upon apparent depth, जिसे हम h/h डैश भी लिख सकते हैं या O/I लिखा जाएगा। सो इसको आप रिलेट कर सकते हैं इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगी पॉइंट। A pond of depth 20 centimeters is filled with water of refractive index 4/3. Calculate apparent depth. देखो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सिंपल है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, तो वी नीड नॉट टू बॉदर।
हम यहीं पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं. रियल डेप्थ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर्स. अपेरेंट डेप्थ आपको निकालना है. लेट अस से इट इज आई. फाइन. सो 4 1 4, 4 5 20. सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर्स. So this is how you have to calculate the apparent depth. With this we finish the introduction part of refraction generally. Now we will look into the refraction of spherical lenses in our next lecture. Till then, keep studying, enjoy yourself and stay safe.